हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल आप सभी लोगों का आरडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। अपनी 12वीं बोर्ड की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। उस जबरदस्त तरीके को और अच्छा बनाने के लिए मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ रासायनिक बलगतिकी में अभिक्रिया का वेग नियम, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक और प्यारे बच्चों इसमें कोटि और आणविकता के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ठीक, पहले हम क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? पहले हम पढ़ेंगे वेग नियम। क्या पढ़ेंगे? वेग नियम क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। वेग नियम, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? वेग नियम। आपसे कोई पूछ ले कि वेग नियम क्या है, बताइए हमें। वेग नियम क्या है बताइए। तो प्यारे बच्चों, जैसे मान लीजिए ये अपक्रिया है ए फॉर्मेशन उत्पाद, ठीक है। अपक्रिया ए फॉर्मेशन उत्पाद, तो वेग नियम कैसे लिखा जाता है? वेग नियम दिए गए अपक्रिया का वेग नियम लिखना है प्यारे बच्चों। ये अपक्रिया दिया गया, इसका वेग नियम लिखना है। तो वेग बराबर वेग प्रोपोर्शनल, अभिकारक की सांता लेनी है। अभिकारक की सांता ये है, तो लिखेंगे एक्टिव मास ऑफ ए पावर में यक्स। दो अभिकारक होते हैं तो यक्स पावर फिर वाई लिखते हैं, तीन होता है तो जेड लिख देते हैं, ठीक है। प्रोपोर्शनल कटता है तो प्रोपोर्शनल है ना, तो यहाँ से काट देंगे तो के दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? कमेंट कीजिए बच्चों, के दिखाई दे रहा है ना? तो बताइए आर बराबर के एक्टिव मास ऑफ ए पावर में यक्स। वेग को आर से दर्शाते हैं, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब क्या काम करेंगे? जैसे मान लीजिए एक अपक्रिया दिया है 2A प्लस बी फॉर्मेशन उत्पाद। अब बोल दिया जाएगा इस अपक्रिया का वेग नियम लिखना। कैसे लिखेंगे इस अपक्रिया का वेग नियम? वेग नियम कैसे लिखेंगे पहले बच्चों? वेग नियम, वेग नियम कैसे लिखेंगे? लिखेंगे वेग प्रोपोर्शनल, दो ठो अभिकारक है तो अभिकारक के पहले जो वैल्यू दिया रहे, जो अंक दिया रहे, उससे कोई मतलब नहीं प्यारे बच्चों, केवल अभिकारक लिखना। अभिकारक ए है, लिखेंगे एक्टिव मास ऑफ ए पावर एक्स, फिर यहाँ पर एक्टिव मास ऑफ बी पावर वाई, ठीक है। आर बराबर प्रोपोर्शनल कटेगा तो बराबर ऑफ के आता है, एक्टिव मास ऑफ ए पावर में एक्स, एक्टिव मास ऑफ बी पावर में वाई, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए एक और रिएक्शन ऐसे दिया हो ए प्लस बी प्लस 2C फॉर्मेशन उत्पाद। अब बोल दिया जाए इसका वेग नियम लिखें, तो वेग नियम कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चों? दिए गए क्रिया का वेग नियम लिखना। वेग नियम कैसे लिखेंगे? वेग नियम तो लिखेंगे वेग प्रोपोर्शनल ए बी सी है तो एक्टिव मास ऑफ ए पावर एक्स, एक्टिव मास ऑफ बी पावर वाई, एक्टिव मास ऑफ सी पावर कितना हो जाएगा? जेड, ठीक, समझ रहे हैं? तो वेग आर बराबर क्या हो जाएगा? आर बराबर के हो जाएगा, प्रोपोर्शनल कटेगा तो बराबर ऑफ के आ जाएगा। तो एक्टिव मास ऑफ ए पावर एक्स, एक्टिव मास ऑफ बी पावर वाई, एक्टिव मास ऑफ सी पावर जेड। ये है प्यारे बच्चों दिए गए क्रिया का वेग नियम लिखना। मैं वेग नियम कैसे लिखा जाता है इस चीज आपको समझा दिया प्यारे बच्चों, अच्छे से समझिए, फील कीजिए। फील, किसी चीज का जब तक फील नहीं होगा तब तक उस चीज का मतलब नहीं समझ में आएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। अगला क्या है? वेग नियम। परिभाषा कैसे लिखेंगे? वेग नियम में वेग व्यंजक बोल सकते हैं या वेग नियम बोल सकते हैं, ठीक है। तो अभिक्रिया वेग नियम में अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रता के समानुपाती है। देखिए अभिकारक की सांद्रता है और ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह मतलब समानुपाती का, तो बोलेंगे वेग नियम में, वेग नियम में अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया अभिक्रिया का वेग, वेग नियम में अभिक्रिया का वेग अभिकारक अभिकारक वेग नियम में अभिक्रिया का वेग अभिकारक के अभिकारक के सांद्रता अभिकारक के सांद्रता के समानुपाती
समानुपाती होता है, समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, क्या आप लोग बेग नियम और बेग नियम की परिभाषा याद कर लेंगे कि नहीं? बहुत प्यारा चीज है पैरेचो बेग नियम, क्योंकि ये चीजें हर जगह प्रयोग होने वाली इस चैप्टर में। ठीक है, तो आप लोग पैरेचो इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे मैं पढ़ाऊं। चलिए अब अगले पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। बेग स्थिरांक क्या होता है, बात करते हैं बेग स्थिरांक का। स्थिरांक पूछा जाए, बेग स्थिरांक क्या है? ध्यान दीजिए बच्चों, ए अभिक्रिया लिखा है, ए फॉर्मेशन उत्पाद, हमें इसका बेग नियम लिखना है। क्या लिखना है भाई लोग? बेग नियम। बेग नियम बताइए, बेग नियम क्या होगा बताइएगा? बेग प्रोपोर्शनल एक्टिव मास ऑफ, बेग प्रोपोर्शनल एक्टिव मास ऑफ ए पावर एक्स, ऐसे लिखा जाएगा। तो बेग आर बराबर क्या हो जाएगा? आर बराबर के एक्टिव मास ऑफ ए पावर एक्स। यदि बच्चों एक्टिव मास ऑफ ए मतलब अभिकारक की सांद्रता, एक्टिव मास ऑफ ए क्या है? अभिकारक की सांद्रता। यदि अभिकारक की सांद्रता को एकांक कर दिया जाए तो क्या हो जाए? एकांक करने पर आर बराबर क्या हो जाएगा? के। एकांक करने पर आर बराबर क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। ठीक है, आर क्या है? आर है क्रिया का बेग, के क्या है? बेग स्थिरांक है। मतलब बेग स्थिरांक का मान अभिक्रिया के बेग के बराबर होता है जबकि अभिकारक की सांद्रता एकांक हो। क्या बोलेंगे? अभिक्रिया का बेग अभिक्रिया के बेग के बराबर होता है जबकि अभिकारक की सांद्रता एकांक हो। तो क्या बोलेंगे बेग नियम में? अभिक्रिया का बेग स्थिरांक, अभिक्रिया का बेग स्थिरांक, बेग स्थिरांक, अभिक्रिया का बेग स्थिरांक, अभिक्रिया का बेग स्थिरांक, अभिक्रिया के बेग स्थिरांक, अभिक्रिया के बेग, अभिक्रिया के बेग के, अभिक्रिया के बेग के बराबर होता है, अभिक्रिया के बेग के बराबर होता है जबकि अभिकारक की सांद्रता, जबकि अभिकारक की सांद्रता एकांक हो, जबकि अभिकारक की सांद्रता एकांक हो। ठीक है, तो आपसे कोई पूछ ले कि बताइए अभिक्रिया का बेग स्थिरांक क्या होता है, तो आप ऐसे परिभाषा दे सकते हैं जैसे मैं आप लोगों को समझाया हूं। इसके कुछ विशेष पॉइंट हैं। देखिए बच्चों, पहला क्या है विशेष में? देखिए बेग स्थिरांक जो होता है, बेग स्थिरांक अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, तो आपको पता हो गया। दूसरा का ताप तथा उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेग स्थिरांक का मान जो होता है वो क्या होता है? वो बच्चों बढ़ता है। ताप और उत्प्रेरक रहेगा तो बेग स्थिरांक का मान बढ़ेगा, और बेग स्थिरांक का मान अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि जब आप अभिकारक की परिभाषा बेग स्थिरांक की आप परिभाषा लिख रहे होंगे तो उसमें अभिकारक की सांद्रता को एकांक माना गया। इसका मतलब बच्चों अभिकारक की सांद्रता उसमें है ही नहीं, मतलब अभिकारक के सांद्रता पर डिपेंड नहीं करेगा। ऑब्जेक्टिव के लिए बच्चों ये दोनों प्रश्न ऑब्जेक्टिव में ही बनेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं आगे आप लोगों को पढ़ाऊं बच्चों। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए भाई लोग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगला पॉइंट है कोटि। अभिक्रिया की कोटि क्या होती है? अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि। तो ध्यान दीजिए अभिक्रिया की कोटि क्या है? जैसे मान लीजिए बच्चों एक अभिक्रिया है ए प्लस बी फॉर्मेशन उत्पाद। अब बोल दिया जाए इसका बेग नियम लिखने के लिए। ठीक है क्या बोल दिया जाए बच्चों? बेग नियम। तो चलिए बेग नियम के बारे में चर्चा कीजिए। बेग नियम, बेग नियम क्या होगा इसका? तो लिखेंगे बेग प्रोपोर्शनल एक्टिव मास ऑफ ए पावर एक्स एक्टिव मास ऑफ बी पावर वाई। ठीक है, अब देखिए बेग को हम आर से दर्शाते हैं।
आर बराबर प्रोपोर्शनल करता है, बराबर और क्या आता है, इस चीज मैं आप लोगों को समझा दिया हूं कि एक्टिव मास ऑफ ए पावर एक्स एक्टिव मास ऑफ बी पावर वाई। जो कोटि होता है ना बच्चों, कोटि जो हमारा होता है वो कोटि होता है एक्स प्लस वाई, मतलब यन बराबर एक्स प्लस वाई, यन मतलब कोटि एक्स प्लस वाई, मतलब इनके घातों को जोड़ देंगे तो आपको कोटि मिल जाएगा, ठीक है ना। जब इनके घातों को जोड़ दिया जाएगा तो क्या मिल जाएगा बच्चों, कोटि मिल जाएगा। जब इनके घातों को जोड़ेंगे, इनके सांद्रता पर जो घात है उसको जोड़ना है, उसी को कोटि कहते हैं। मतलब यदि मान लीजिए बच्चों x प्लस वाई का मान 0 आ रहा है तो उसे शून्य कोटि कहेंगे, x प्लस वाई का मान 1 आ रहा है उसे प्रथम कोटि कहेंगे, x प्लस वाई का मान 2 आ रहा है द्वितीय कोटि, x प्लस वाई का मान यदि 3 आ रहा है तो तृतीय कोटि। इस तरह से कोटि होती है बच्चों, शून्य, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इस तरह से अभिक्रिया की कोटि होती है। अब अभिक्रिया कोटि की परिभाषा क्या है, ये जो लिखा गया है क्या है, वेग नियम। वेग नियम में जो अभिकारक है उसके घात को लिया जा रहा है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, वेग नियम में अभिकारक, वेग नियम में अभिकारक के वेग नियम में अभिकारक के सांद्रता, वेग नियम में अभिकारक के सांद्रता, वेग नियम में अभिकारक के सांद्रताओं बोल सकते हैं। वेग नियम में अभिकारक के सांद्रताओं के घातों के योग को कोटि कहते हैं, क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। कोई कोटि बोल दे तो क्या बोलेंगे, वेग नियम में अभिकारक के सांद्रताओं के घातों के योग को कोटि कहते हैं, ठीक है। देखिए वेग नियम में अभिकारक के सांद्रताओं के घातों के योग को कोटि कहते हैं, यह है कोटि की परिभाषा बच्चों। कोटि शून्य, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इस तरह से कोटियां हो सकती हैं, ठीक है। एक कोटि है आपका अभिक्रिया की कोटि, पूछ लिया जाए अभिक्रिया कोटि क्या, परिभाषा लिख लीजिएगा, इसके नीचे इस तरह से बता लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। चलिए, उम्मीद है कि आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। कुछ इसके विशेष पॉइंट समझने हैं बच्चों, कुछ इसके विशेष में कोटि जो होता है ना, कोटि शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक तथा भिन्नात्मक। देखिए शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक तथा भिन्नात्मक हो सकता है, ठीक है। कोटि सभी प्रकार के, ये सब कुछ भी हो सकता है, कोटि का मान कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कोटि का मान कुछ भी हो सकता है। अगले पॉइंट में अब जैसे मान लीजिए जो कोटि होता है ना, यह प्रयोगात्मक मान है, प्रयोग द्वारा सिद्ध किया गया है, ये प्रयोगात्मक मान होता है। लिखेंगे यह प्रयोगात्मक मान होता है, ये प्रयोगात्मक मान होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट में यह देखिए प्रयोगात्मक मान होता है, इसमें क्या होता है, यदि मान लीजिए कई अभिक्रियाएं दी हों, 3-4 अभिक्रिया साथ में दिया हो और पूछ लिया जाएगा इसमें से कोटि बताइए, तो जो उसमें से जो मंद पद की अभिक्रिया होगी उसको देखना है, उसी के अनुसार कोटि पता करेंगे जो मंद पद की अभिक्रिया होगी। मतलब कोटि मंद पद अभिक्रिया पर निर्भर करता है, मंद पद अभिक्रिया पर निर्भर करता है, ठीक है।
शून्य, देखिए कोटि शून्य धनात्मक, ऋणात्मक तथा भिन्नात्मक हो सकता है। यह प्रयोगात्मक मान होता है, प्रयोग द्वारा ज्ञात किया गया मान है। कोटि मंद पद अपक्रिया पर निर्भर करता है। ठीक है, यह है कोटि के विशेष कुछ पॉइंट प्यारे बच्चों। तो आप लोग इतने का ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। ठीक है बहुत अच्छी बात है, उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, क्योंकि आप लोग स्मार्ट हैं स्क्रीनशॉट लेने में। अगले पॉइंट पर एक आता है हेडिंग आणविकता। क्या आता है बच्चों? आणविकता। चलिए समझते हैं आणविकता क्या होता है। आणविकता पूछा जाए आणविकता क्या है, तो आणविकता बच्चों क्या होता है इसको बताइएगा। आणविकता का मतलब किसी अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए, अर्थात अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए भाग लेने वाले अभिकारक के अणुओं की संख्या को आणविकता कहते हैं। किसी भी अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए जितने अणु उसमें भाग लेते हैं उन्हीं की संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं? आणविकता कहते हैं। ठीक है क्या बोलेंगे? अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए भाग लेने वाले अभिकारक के अणुओं की संख्या को आणविकता कहते हैं। ठीक है, आपसे कोई पूछ ले आणविकता क्या है? अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए भाग लेने वाले अभिकारक के अणुओं की संख्या को आणविकता कहते हैं। आणविकता 3 प्रकार की होती हैं। आणविकता के प्रकार लिख देंगे। आणविकता के प्रकार ध्यान दीजिए। आणविकता 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक होता है एक अणुक अभिक्रिया, और एक होता है द्वि अणुक अभिक्रिया, और एक होता है त्रिक। क्या बोलेंगे? त्रिक अणुक अभिक्रिया। एक अणुक अभिक्रिया मतलब जिसमें एक अणु भाग लेते हैं। द्वि अणुक अभिक्रिया मतलब जिसमें 2 अणु भाग लेते हैं। त्रिक अणुक अभिक्रिया मतलब जिसमें 3 अणु भाग लेते हैं। एकल अणुक अभिक्रिया बोल सकते हैं। इसमें जैसे देखें एक अणुक अभिक्रिया जिसमें केवल एक अणु भाग लेते होंगे उसके हम लोग क्या कहते हैं? एक अणुक अभिक्रिया। जैसे H2O2 फॉर्मेशन H2 प्लस H2O प्लस हाफ O2। देख लीजिएगा इसमें केवल एक अणु, देखिए केवल किसके अणु हैं? H2O2 केवल एक अणु है। H2O2 के केवल एक अणु, पेरोक्साइड के केवल एक अणु है, तो इसे एकल अणु का अभिक्रिया कहेंगे। जैसे इसको ध्यान दीजिए, अब इसमें बताइएगा 2HCl, बताइए जैसे देखे इसमें 2 अणु भाग ले रहे हैं H2Cl2, तो 2 अणु हुए, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? द्विक अणु का अभिक्रिया। त्रिक अणु का अभिक्रिया में 3 अणु भाग लेंगे। जैसे O प्लस O2 फॉर्मेशन 2NO2। अब बताइए इसमें कितने अणु हैं?
2 NO के हैं और एक O2 के हैं, टोटल 3 अणु। तो आणविकता जो होती है 3 प्रकार की होती है, केवल आणविकता केवल 3 प्रकार का, एकल अणु, द्विअणुक और त्रिकणुक। तो एक अणुक में क्या होगा, जिसमें केवल एक ही अणु भाग लेते होंगे। द्विअणुक में क्या होगा, 2 अणु भाग लेते होंगे। त्रिकणुक में क्या होगा, 3 अणु भाग लेते होंगे। ठीक है, आप लोग पहले इतने का ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। ठीक, समझ में आप लोगों को बच्चों? चलिए अब इसके कुछ विशेष पॉइंट चर्चा करते हैं। विशेष पॉइंट क्या है, इसको ध्यान दीजिए। विशेष ध्यान दीजिएगा। पहला, इस कोटि आणविकता का मान ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य नहीं हो सकता, मतलब भिन्नात्मक नहीं हो सकता। आप बोल सकते हैं कोटि आणविकता, इसका मान किसका मान, आणविकता का, इसका मान धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य तथा भिन्नात्मक नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ठीक है, इसका मान ऋणात्मक, भिन्नात्मक, शून्य नहीं हो सकता प्यारे बच्चों। दूसरे के पॉइंट में, यह क्रिया विधि पर आधारित मान है। किस पर आधारित, यह क्रिया विधि पर आधारित है। यह क्रिया विधि पर आधारित है। ठीक है, कोटि प्रयोगात्मक मान प्रयोग पर आधारित है और ये क्रिया विधि पर आधारित है। कोटि में क्या होता है, इसका मान ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य और भिन्नात्मक हो सकता है कोटि, लेकिन आणविकता में ऐसा नहीं हो सकता। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया जाएगा कोटि क्या कोटि हो चुका है, आणविकता भी हो चुका है, इनके बीच में अंतर बताया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इतने का ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलिए उम्मीद है कि आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू, जय हिंद। प्यारे बच्चों आप लोग हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।